से लास्ट क्लास में हम लोगों ने परासरण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखी थी, जिसमें हम लोगों ने समपरासी विलयन, अतिपरासी विलयन, अल्पपरासी विलयन, शोफ और प्रतिलोम परासन के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि ये जो टॉपिक होगा सबसे लास्ट, इस पार्ट का सबसे लास्ट टॉपिक होगा। तो आज हमारे इस पार्ट का सबसे लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान अर्थात अब नॉर्मल मोलर मासेज। ये क्या होता है तो इसके बारे में मैंने पीछे बताया था कि हम लोग जो मोलर द्रव्यमान के बारे में पढ़ते हैं वो मोलर द्रव्यमान अणुसंख्यक गुणधर्म से रिलेटेड होता है। सब में हमने रिलेशन प्राप्त किए हैं। सबके लिए हम लोगों ने चौथा जो क्वेश्चन था सब में क्या लिखते थे कि परासन दाब और मोलर द्रव्यमान के बीच संबंध स्थापित कर, या आवास दाब का अपेक्षित मोलर द्रव्यमान, भुल्ले के मोलर द्रव्यमान मतलब अणुभार के बीच संबंध स्थापित करें। मतलब सबके अणुभार के बीच हम लोग क्या ज्ञात किए हैं, संबंध प्राप्त किए हैं। तो मतलब अणुसंख्यक जो गुणधर्म होता है वह अणुभार पे भी निर्भर करता है। तो अब अणुभार क्या है, तो अणुभार मतलब मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है, किसी विलयन का जो मोलर द्रव्यमान होता है कभी कभी अधिक हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। मतलब विलयन में विलय का जो मोलर द्रव्यमान होता है कभी कभी अधिक हो जाता है या कभी कभी कम हो जाता है। इस स्थिति को असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन। तो जब किसी विलय को विलायक में घोला जाता है, मतलब जब विलय को विलायक में घोला जाता है तो विलय का मोलर द्रव्यमान का प्रायोगिक मान, जो हम लोग प्रयोग से प्राप्त कर रहे हैं, जो फॉर्मूला से हम लोग प्राप्त करेंगे, वह प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान से क्या हो जाता है, कम या अधिक हो जाता है। मतलब विलय का जो प्रायोगिक मान था वो उसके वास्तविक मान से क्या हो गया, कम हुआ या अधिक हो जाता है। इस स्थिति को असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मतलब कि प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान से कम होना या अधिक होना जो होता है, उस स्थिति को हम लोग असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब ये कम या अधिक दो प्रकार से हो सकता है, एक बार कम हो सकता है या अधिक हो सकता है। तो इसलिए मैंने दो उदाहरण आप लोग को दिया है। एक उदाहरण मैंने दिया है कम का और एक उदाहरण दिया है अधिक का। तो ये दो प्रकार का हो सकता है, कम कब हो सकता है और अधिक कब हो सकता है। तो कम कब होगा, जब इसमें वियोजन होगा तो कम होगा, जब इसमें संयोजन होगा तो वह अधिक हो जाएगा। तो देखिए इसका पहला जो एग्जाम्पल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। KCl का मोलर द्रव्यमान 37.25 ग्राम होता है। मतलब KCl का जो मोलर द्रव्यमान है 37 कितना होता है, 25 ग्राम होता है। परंतु KCl के आयन को जल में वियोजन, जब मतलब KCl के आयन को जल में डाला जाता है तो उसमें उसका वियोजन हो जाता है। वियोजन का मतलब कि K जो है K प्लस अलग हो जाता है और Cl माइनस अलग हो जाता है। मतलब दोनों अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो जल में डालने के कारण ही आयन उनके अलग अलग पड़ जाते हैं। तो जब इनका वियोजन हो जाता है, मतलब जल में अलग हो जाते हैं, तो इस कारण इनका मोलर द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान से कम हो जाता है। कम हो ही जाएगा। जैसे ये दोनों एक में थी तो 37 था, अब जो दोनों अलग अलग हो गए तो लगभग ये हो गया, मान के चलिए 18 के आसपास, ये भी लगभग 19, 18 19 के आसपास हो गए दोनों। मतलब दोनों का जो द्रव्यमान है वह पहले वाले के द्रव्यमान का आधा हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। इस स्थिति को हम लोग कौन सी स्थिति कहेंगे, असामान्य मोलर द्रव्यमान की कम वाली स्थिति कहेंगे। ठीक है, उसका कम हो जाता है। तो कम क्यों हुआ, क्योंकि इनके कण जो थे वो क्या हो गए, जल में वियोजन हो गए। ठीक है, अब दूसरा जो एग्जांपल है उसमें देखिए बिल्कुल ध्यान से, जब एथेनोइक अम्ल मतलब CH3COOH को बेंजीन में बुलाया जाता है, मतलब जब एथेनोइक अम्ल को बेंजीन में बुलाया जाता है तो एथेनोइक अम्ल का संयोजन, संयोजन मतलब कि जुड़ना, एथेनोइक अम्ल का संयोजन। और संयोजन यहाँ पर कौन सा संयोजन होता है, तो यहाँ जो संयोजन होता है वो द्वितीयांक वाला संयोजन होता है। मतलब कि दो को जो अणु है, दोनों अणु आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है, एथेनोइक अम्ल का द्वितीयन हो जाता है। द्वितीयन का मतलब कि दो अणु आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण इनके कणों का मोलर द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान का लगभग क्या हो जाता है, दुगुना। जब दो अणु मिलेंगे तो दुगुना हो जाएगा, हो जाता है। जैसे दो अणु मिलके हम दिखा रहे हैं, क्या है फॉर्मूला, CH3COOH, यही है। इसका एक अणु का अगर बनाया जाए स्ट्रक्चर तो CH3 ऐसे होगा, CH3COOH।
सेल्यूलोज हो गया। और दूसरी तरफ से क्या होता है, ये हाइड्रोजन बंध द्वारा दूसरी तरफ से आप यहाँ देखिएगा CH3 CH3, ठीक है, यहाँ हो गया C, और इसके जो इधर वाला पार्ट है इस वाले में O आ जाता है, हाइड्रोजन बंध। ये कौन सा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बंध है, जिसको आप लोग फर्स्ट ईयर में ही पढ़े हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। ऑक्सीजन जब दो अणु बिल्कुल पास होते हैं तो उन अणु के बीच में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बनता है वो हाइड्रोजन बंध होता है। ये जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बने, यह हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ही बन सकता है। तो आप लोग इसको हाइड्रोजन बंध का नाम देते हैं, जो मैं डैश डैश से कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर से क्या हो गया, ये O और इधर हो गया H। तो ये देख रहे हैं आप कि O और H के बीच में यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बंध के कारण इसके जो दो अणु है वो दोनों अणु आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, अर्थात इनका क्या हो गया है, द्वितीयन हो गया है। जब द्वितीयन हो गया है तो ये कितने कण हुए, तो एक कण हुए भाई, दो मिल करके जोड़ करके एक कण बन गया। जब दोनों मिलके एक कण बनाएंगे और दोनों का अणु भार जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाता है। इसे ही क्या कहेंगे, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहेंगे। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान समझ में आ गया, फिर से एक बार देख लीजिए। असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है, जब विलय, किसी विलय को विलायक में घुलाया जाता है तो विलय का मोलर द्रव्यमान, जो विलय घुल रहा है उसका मोलर द्रव्यमान का प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान से कम या अधिक हो जाता है, तो इसे हम लोग असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। कम के लिए उदाहरण आप KCl का दे सकते हैं, और अधिक के लिए उदाहरण आप CH3COOH मतलब एथेनॉइक अम्ल का दे सकते हैं। दोनों क्लियर हुआ। ये वाला फिगर आप बना लीजिएगा, यहाँ पर मैंने छूट गया था तो आप बना लीजिएगा, और यहाँ हिंदी याद लीजिएगा कि एथेनॉइक अम्ल का द्वितीयक, ठीक है, बना लीजिएगा। तो मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, फिर उसके बाद यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, ये तो समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई, क्योंकि यहाँ पे कभी इसका मान दुगुना हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, कभी एक गुना, कुछ भी अधिक या कम हो जा रहा है, अधिक या कम हो जा रहा है। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि अगर m का मान थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो m से सारा जो चार को अणुसंख्या गुणधर्म है, कौन कौन सा याद होगा आप लोग को। पहला था PO माइनस PS बटा PO, पहला यही था। दूसरा क्या था आपका अणुसंख्या गुणधर्म, तो आपका था डेल्टा TB था। तीसरा क्या था, डेल्टा TF था हिमांक का अवनमन, और ये था क्वथनांक का उन्नयन, और एक और आपका था परासर का। ये चारों जो है, चारों किस पर निर्भर करता है, तो चारों m पर निर्भर करता है। चारों m के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ये चारों का अणुसंख्या गुणधर्म जो m होता है वो m बट्टा में था, सबके बट्टा में था। याद कीजिएगा, चारों फॉर्मूला को निकाल के आप देखिए, मैं भी इसके बाद लिखवाई भी करूंगा आप लोग को। तो सबका वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात n का मान में कोई भी चेंजिंग हो रहा है, कम या अधिक होगा, तो इसका ये मान भी क्या होगा, कम या अधिक होगा। यदि n का मान कम होगा तो इन सब का मान अधिक हो जाएगा, यदि n का मान अधिक होगा तो इन सब का मान क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इन सभी का जो अणुसंख्या गुणधर्म था वह अणुसंख्या गुणधर्म m पर डिपेंड था, मतलब m पर ही डिपेंड था। तब भाई हमको तो फॉर्मूला से ज्ञात कर नहीं सकते हैं, तब एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था वांट हॉफ, याद रखिएगा। और पीछे मैंने वांट हॉफ लिखवाया है, उसको आप वांट हॉफ कर लेंगे, मैंने बताया भी था वहां वांट हॉफ ही लिख सकते हैं आप। तो वांट हॉफ गुणक, वांट हॉफ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1880 में असामान्य मोलर द्रव्यमान के लिए एक गुणक दिया, मतलब एक फैक्टर दिया, जिसको इसमें मल्टीप्लाई करने पर वो उसका प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो एक फैक्टर दिया था जिसे वांट हॉफ गुणक कहते हैं। अर्थात असामान्य मोलर द्रव्यमान को जो समस्या आ रही थी, समस्या क्या आ रही थी, क्योंकि उसका मान कम हो जा रहा था या कभी अधिक हो जा रहा था, तो ये समस्या आ रही थी। इस समस्या को दूर करने के लिए 1880 में वांट हॉफ ने असामान्य मोलर द्रव्यमान के लिए एक गुणक दिया था जिसे वांट हॉफ गुणक कहते हैं। इसे I द्वारा सूचित किया जाता है, किस द्वारा सूचित किया जाता है, I द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात I बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान और प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान बट्टा में, सामान्य मोलर द्रव्यमान
प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान, या हम लोग उसको दूसरे रूप में ले सकते हैं प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण। प्रेक्षित मतलब जो हम लोग परिकल्पना करके प्राप्त कर रहे हैं, मतलब कि जो हम प्रयोग द्वारा प्राप्त कर रहे हैं वो हो गया। और दूसरा परिकलित अणुसंख्यक गुण, मतलब जो मान हमें पहले से परिकलित है, मतलब पहले से हमें प्राप्त है, वो हो गया परिकलित। और जो हम लोग प्रयोग द्वारा प्राप्त कर रहे हैं वो हो गया प्रेक्षित। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो मोलर द्रव्यमान अगर ऊपर सामान्य वाला है तो सामान्य अणुसंख्यक का गुण कहाँ जाएगा, बट्टा में, और प्रायोगिक वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। प्रायोगिक प्रेक्षित को प्रायोगिक भी कह सकते हैं, प्रायोगिक अणुसंख्यक गुण बटा परिकलित, या इसको सामान्य भी कहा जाता है, सामान्य अणुसंख्यक गुण। ठीक है, ये हमारा ये फॉर्मूला हो गया। चलिए अब इस फॉर्मूले का हम यूज देख लेते हैं। इस फॉर्मूले के द्वारा हम इन दोनों के लिए I का मान प्राप्त करते हैं। तो KCl के लिए I बराबर, KCl के लिए I क्या हो जाएगा, तो KCl के लिए हमने देखा कि KCl का पहला मोलर द्रव्यमान पहले कितना था, 37.25 था, परंतु जब उसको आयन में डाला जा रहा है जिसके कारण वो दोनों दो भाग में बढ़ जा रहे हैं। एक हो जा रहा है हमारा K प्लस और एक हमारा हो जा रहा है KCl माइनस, अर्थात उनका जो मोलर द्रव्यमान है वहां दो भाग में बढ़ गया, मतलब 37 का क्या हो गया, वो आधा हो गया। अर्थात पहले कितना था, तो पहले मान लेते हैं हम लोग मोलर द्रव्यमान X, पहले कितना मान लेते हैं X, परंतु बाद में वो कितना हो गया, तो उसका आधा हो गया, आधा मतलब X बटा 2, तो X X कट जाएगा, अर्थात कितना हो गया, वो कितना हो गया, X X हमारा कट गया, तो कितना हो गया, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 बटा 1, अर्थात I का मान कितना हो जाएगा, 2। लगभग में कितना आ गया ये मान, 2। ठीक है, कैसे आया इसे एक बार देख लीजिए। हम लोगों ने पहले देखा कि KCl के लिए 37.5 पहले KCl का मोलर द्रव्यमान था, परंतु जब उसको जल में डाला जा रहा है तो वहां क्या हो रहा है, वो वियोजन हो रहा है, मतलब दो भाग में बढ़ जा रहा है। एक हो जा रहा है KCl K और एक हो जा रहा है Cl, मतलब दो बराबर भाग में तो नहीं, लगभग बराबर भाग में बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका मोलर द्रव्यमान आधा हो जाएगा। तो पहला मोलर द्रव्यमान हमने x मान लिया, तो आधा हो गया था x बटा 2, अर्थात 2 कहां चला गया ऊपर, तो 2 बटा 1 बराबर कितना हो गया, लगभग 2। इसी प्रकार से हम लोगों ने एथेनोइक अम्ल के लिए याद करते हैं, मतलब इसके लिए CH3COOH के लिए। ठीक है, चलिए इसके लिए देखते हैं हम लोग। I बराबर हमारा क्या हो गया, जब इसको बुलाया जाता है तो इसका संयोजन हो जाता है, जिसके कारण इसके कण का मोलर द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान का लगभग दुगुना हो जाता है। तो पहला द्रव्यमान सामान्य द्रव्यमान मान लेते हैं x, तो वास्तविक द्रव्यमान कितना, वो परिकलित द्रव्यमान कितना आया, मतलब कि प्रायोगिक, तो प्रायोगिक द्रव्यमान कितना हो जा रहा है, दुगुना मतलब 2 है, अर्थात x x कट गया, 1 बटा 2 मतलब 0.5। लगभग में लिख देते हैं, मैंने लगभग इसलिए दिया है क्योंकि सभी अणु, याद रखिएगा, जब जल में या कोई भी विलायक में किसी चीज को मिलाया जाता है तो सभी अणु में वियोजन या संयोजन देखने के लिए मिलता नहीं है, कुछ अणु बच जाते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ लगभग डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जब KCl को जल में वियोजन कराया जा रहा है तो उसका जो मोलर द्रव्यमान है लगभग आधा हो जाता है, जिसके लिए I का मान कितना हो जाता है, दुगुना हो जाता है। और दूसरा नंबर, जब एथेनॉल को बेंजीन में बुलाया जाता है तो उनका द्वितीयन हो जाता है, अर्थात वो दुगुना हो जाते हैं। जब दुगुना हो जाते हैं जिसके कारण I का मान उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। देख रहे हैं, दुगुना हो गया था x बटा x, 1 बटा 2 मतलब 0.5, मतलब लगभग कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, मिला दे इसको, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, या नोट में आप लिख सकते हैं ये बात कि वियोजन होने पर, यहां वियोजन हो रहा था, ये किसका हो रहा है, वियोजन हो रहा था, और यहां क्या हो रहा था, तो संयोजन हो रहा था। तो वियोजन होने पर I का मान कितना आ रहा है, 2 मतलब कितना, 1 से अधिक हो जाता है, 1 से अधिक होता है। और संयोजन होने पर, तो संयोजन होने पर देखिए क्या हो जा रहा है,
तो इसका मान 0.5 मतलब 1 से क्या हो जाता है, आई का मान 1 से कम हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बात आप ध्यान गए होंगे कि वियोजन होगा तो इसका आई का मान 1 से कम हो जाए, अधिक हो जाएगा, और संयोजन होगा तो 1 से कम हो जाएगा। ये 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे नोट में करके आपको लिखवा दिया। ये तो खत्म हो गया। अब हम देखते हैं प्रत्येक जो 4 अणु संख्या गुणधर्म थे उन चारों के लिए आई का हम लोग देखते हैं कैसे प्राप्त होगा। तो मिटा देते हैं इसको। इस प्रकार असामान्य मोलर द्रव्यमान के लिए वान हॉफ ने असामान्य मोलर द्रव्यमान मतलब आई के लिए वान हॉफ ने क्या किया, ने सभी अणुसंख्या गुणधर्म के लिए निम्नलिखित सूत्र दिया। ठीक है, कौन कौन सा सूत्र दिया? तो सबसे पहले वाष्प दाब के अवनमन था। तो पहला क्या है, फर्स्ट नंबर वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, पहला यही था। याद कीजिए पहले पार्ट में आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ा, पहले टॉपिक में आपने यही से शुरू किया था जब आप अणुसंख्या गुणधर्म। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा, तो पीओ माइनस पीएस बटा पीओ बराबर क्या था हमारा, तो यहां था आई जुड़ जाएगा, आई क्या था, छोटा W बटा छोटा n, और यहां पे हमारा क्या हो गया, बड़ा W नीचे था और बड़ा M ऊपर था, यही था। तो ये हमारा राउल्ट का जो नियम था वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए, इसमें हम लोगों ने क्या लगा दिया, केवल आई लगा दिया। पहला क्लियर। दूसरा ये फर्स्ट नियम बना। दूसरा हमारा किसका था, तो क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन के लिए आपको क्या फॉर्मूला पढ़ाया गया था, तो क्या था, डेल्टा टी बी बराबर क्या था, के बी इंटू सी एम था, तो के बी इंटू एम था, एन मतलब मोलरता। तो यहां पर फिर इसके इनटू में हम क्या लगा देंगे, आई, इसके इनटू में क्या लगा देंगे, आई, मतलब फॉर्मूला वही रहेगा, बस इनटू में क्या लगा देना है, सबके आई। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फिर आप इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या होगा, हिमांक का अवनमन। इसके लिए हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, तो पढ़ा था हम लोगों ने डेल्टा टी एफ बराबर क्या पढ़ा था, के एफ इंटू एम था। ठीक है, यही था। तो इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, इनटू में 1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा, आई, इनटू में आई हो गया, तो इक्वेशन नंबर कितना हो गया, तीसरा। और चौथा हम लोगों ने कल पढ़ा था परासरण दाब। परासरण दाब के लिए क्या पढ़ा था हम लोगों ने, तो पढ़ा था पाई बराबर क्या पढ़ा था, पाई भी बराबर एन आर टी, यही था। और इसके मल्टीप्लाई में फिर हम क्या लगा देंगे, आई, समीकरण नंबर 4। इस प्रकार से हम लोगों ने जो 4 अणुसंख्या गुणधर्म थे, इसके लिए सब में हमने इनटू में क्या लगा दिया, आई क्या है, वांटॉप गुणांक है। इस प्रकार से वांटॉप गुणांक ने चारों को संशोधित रूप प्रस्तुत किया, जो कि ये था। ठीक है, तो अगर वांटॉप गुणांक का संशोधित रूप पूछेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला दीजिएगा। और अगर आपसे डायरेक्ट खाली पूछ दे कि परासरण दाब क्या है, इसका नियम बताएं, या क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, या वाष्प दाब का अवनमन, तो आप केवल उसको बताएंगे, उसके फॉर्मूला को बताएंगे, आई को उसमें नहीं बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है समाप्त होता है। हाँ, एक और बात, इसके नीचे आप लोग एक बात, वो जो एनसीईआरटी के बुक में आपको एक सारणी बना हुआ है जिसमें कुछ NaCl या KCl इन सभी का आई का मान दे रखा है विभिन्न जगह पर, तो आप उसको उतारना हो तो आप उसको उतार सकते हैं।
ठीक है, आप उसको लिख लीजिएगा, ये बस लिखा रहा है आप लोग के पास, मेन चीज मैंने आपको यहाँ करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो ये पार्ट है ये समाप्त हो गया है। ठीक है, आप अच्छी तरीके से इसका नोट्स बना लीजिएगा, शुरू से एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, जितना देखिएगा उतना आपको समझ में आएगा, और समझ लीजिएगा तो आपको जब एग्जाम देने जाइएगा तो 50% 1 मार्क्स होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जो आपको बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका इसमें से छूटेगा नहीं। ठीक है, तो पूरा अच्छी तरह से आप देख करके फेयर ध्यान से कर लीजिएगा। इसके बाद जो इस पार्ट के जो प्रश्न उत्तर है, जो कि आप लोग को इसमें क्वेश्चन आंसर है न्यूमेरिकल्स वाले, वो सब के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप लोग को उसमें अलग से न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। मैं भी केवल आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो पहले आप थ्योरी पढ़ लें। ठीक है, तो अब यहाँ समाप्त हो गया है। आप लोग पूरा अच्छी तरह से वीडियो को इस पूरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, इसका प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसको देख करके अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग तीसरा पार्ट को शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो सफली समझ में आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर, इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।